नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हाँ दोस्तों, 2 जुलाई 2026 रात के लगभग 2 बजे यूक्रेन की राजधानी कीव में अचानक एयर रेड सायरन बजने लगते हैं। लोग आधी नींद में अपने बच्चों को उठाकर बंकरों की ओर भागते हैं और कुछ ही सेकंड के बाद आसमान में लगातार धमाके गूंजने लगते हैं। 1, 2 या 10 नहीं बल्कि सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें एक साथ यूक्रेन की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही घंटों बाद कई रिहायशी इमारतें मलबे में बदल गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी और राजधानी के कई हिस्सों में राहत एवं बचाव अभियान शुरू करना पड़ा। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला कितना बड़ा था। असली सवाल यह है कि रूस के अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई का क्या मतलब था। आखिर क्यों अचानक इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी? क्या यह सिर्फ एक जवाबी हमला था या फिर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को, खासकर नाटो, यूरोप और अमेरिका को एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देना चाहते थे? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी प्रचार, बिना किसी पक्षपात और केवल विश्वसनीय तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि पिछले 24 घंटों में आखिर हुआ क्या और इसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया पर किस तरह पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 4 साल से अधिक समय हो चुका है। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर हजारों हमले किए हैं, लेकिन जुलाई 2026 की शुरुआत में जो घटनाएं सामने आई, उन्होंने एक बार फिर इस युद्ध की भयावहता दुनिया के सामने रख दी। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने एक ही रात में लगभग 500 ड्रोन और 74 मिसाइलें दागी। इसे युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़े संयुक्त हवाई हमलों में से एक माना जा रहा है। इन हमलों का मुख्य निशाना राजधानी कीव थी। हालांकि कई अन्य क्षेत्रों में भी विस्फोट दर्ज किए गए। यूक्रेन का कहना है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया, लेकिन जो हथियारों शहर तक पहुंचे उन्होंने भारी तबाही मचाई। कई आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, अस्पताल, गोदाम और सार्वजनिक ढांचे प्रभावित हुए। बचाव दल घंटों तक मलबे में फंसे लोगों को निकालता रहा। कई लोगों की जान गई और दर्जनों घायल हुए। कीव प्रशासन ने अगले दिन को शोक दिवस घोषित किया और यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि पूरे शहर के लिए एक बेहद डरावनी रात थी। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी वही है, रूस ने ऐसा क्यों किया? हमले के कुछ घंटों बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह कार्रवाई हाल ही के दिनों में यूक्रेन द्वारा रूस के भीतर किए गए ड्रोन हमलों का जवाब। रूस का दावा है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों, हथियार निर्माण इकाइयां और रणनीतिक ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया है। हथियार निर्माण इकाइयों को क्षतिग्रस्त किया है और यूक्रेन का कहना है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में नागरिक इलाके प्रभावित हुए हैं और उसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोगों ने चुकाई। यानी दोनों देशों की कहानी अलग अलग है। लेकिन एक बात पर अधिकांश रक्षा विशेषज्ञ सहमत हैं कि यह हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी था। अगर पिछले 1 महीने की घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। युद्ध अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रह गया है। यूक्रेन लगातार लंबी दूरी के ड्रोन के जरिए रूस के भीतर मौजूद तेल डिपो, एयरबेस और सैन्य सप्लाई नेटवर्क को निशाना बना रहा है। इन हमलों का उद्देश्य सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि रूस की युद्ध लड़ने की क्षमता को कमजोर करना भी है। कई बार रूस के भीतर स्थित ऊर्जा और ईंधन से जुड़े ठिकानों पर आग लगने की खबर सामने आई है, जबकि कुछ सैन्य हवाई अड्डों को भी अस्थायी रूप से प्रभावित होना पड़ा। यानी पहली बार रूस को अपने ही क्षेत्र के भीतर लगातार दबाव महसूस होने लगा और यहीं से उसकी रणनीति बदलती दिखाई देती है। युद्ध के शुरुआती वर्षों में रूस अक्सर सीमित संख्या में मिसाइलें दागता था, लेकिन अब उसकी रणनीति कहीं अधिक जटिल हो चुकी है। पहले बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे जाते हैं ताकि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली लगातार सक्रिय रहे और उसके इंटरसेप्टर मिसाइलों को अधिक इस्तेमाल हो। और इसके बाद अलग अलग दिशाओं से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं। इस रणनीति का उद्देश्य केवल हमला करना नहीं बल्कि यूक्रेन की रक्षा व्यवस्था पर एक साथ इतना दबाव बनाना है कि कुछ हथियार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। हालिया हमले में भी यूक्रेन ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन कुछ हथियार फिर भी राजधानी तक पहुंचने में सफल रहे और कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस युद्ध में सिर्फ रूस हमला कर रहा है तो तस्वीर अधूरी है। यूक्रेन ने भी पिछले महीने में अपनी लंबी दूरी की ड्रोन क्षमता को काफी बढ़ाया है। अब यह सिर्फ
अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि रूस के भीतर मौजूद रणनीतिक ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन का उद्देश्य रूस की सैन्य, लॉजिस्टिक्स, ईंधन आपूर्ति और हथियार उत्पादन पर दबाव बनाना है। यानी अब यह संघर्ष डीप स्ट्राइक बनाम डीप स्ट्राइक में बदल चुका है, जहां दोनों देश एक दूसरे के सैनिक से ज्यादा उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, यही कारण है कि युद्ध अब केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यूरोप अपनी ऊर्जा और सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को सैन्य सहायता दे रहा है, जबकि रूस साफ कह चुका है कि वह अपनी घोषित रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने तक दबाव बनाए रखेगा। दोनों पक्ष फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, और यही इस पूरे संघर्ष की सबसे खतरनाक बात है। जब दोनों पक्ष जीत से कम कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, तब हर नया हमला अगले और भी बड़े हमले की भूमिका तैयार करता है। अब सवाल यही है कि दोस्तों, क्या रूस इस युद्ध में बढ़त हासिल कर रहा है या यूक्रेन अभी भी मुकाबला करने की स्थिति में है? इसका जवाब इतना आसान नहीं होगा। आधुनिक युद्ध केवल इस बात से तय नहीं होता कि किसने कितनी मिसाइलें दागी या कितने ड्रोन लॉन्च किए। असली सवाल यह होता है कि कौन अधिक समय तक लड़ सकता है। तो रूस के पास विशाल सैन्य औद्योगिक क्षमता है। वह लगातार मिसाइल, ड्रोन और गोला बारूद का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को बड़ा हिस्सा रक्षा उत्पादन की ओर मोड़ चुका है। दूसरी ओर यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत उसकी वायु रक्षा प्रणाली और पश्चिम देशों से मिलने वाला सैन्य समर्थन। अमेरिका और यूरोप की सहायता ने उसे अब तक बड़े हमलों का सामना करने में मदद की है, लेकिन यूक्रेन लगातार कहता रहा है कि उसे आधुनिक हथियार और एयर डिफेंस मिसाइलों की और आवश्यकता है। यानी यह युद्ध अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि उत्पादन, सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की दौड़ भी बन चुका है। लेकिन इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। हजारों परिवार अपने घर छोड़ चुके हैं, कई शहरों वर्षों से लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है और अस्पतालों और बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। हर नए हमले के बाद राहत दल फिर से मलबे की में लोगों की तलाशी शुरू कर देता है। यही इस युद्ध का सबसे दर्दनाक सच है कि मानचित्र बदलने की कोशिश में सबसे पहले इंसान की जिंदगी बदल जाती है। संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और कई अन्य देश समय समय पर बातचीत की अपील करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है जिससे लगे कि दोनों पक्ष जल्द युद्ध रोकने पर सहमत होंगे। रूस अपनी सुरक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों की बात करता है, जबकि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने को तैयार नहीं। इसलिए दोनों पक्षों की शर्तें अभी भी काफी दूर हैं। अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले महीनों में 3 संभावनाएं दिखाई देंगी दोस्तों। पहली, युद्ध इसी तरह बड़े हमलों के साथ लंबा चलता रहेगा, और दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़े और किसी स्तर पर युद्ध विराम की बातचीत शुरू, और तीसरी, यदि किसी बड़े देश को सीधी सैन्य भागीदारी बढ़ती है तो यह संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है। हालांकि अभी ऐसा होना तय नहीं है, लेकिन यही संभावना दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। रूस और यूक्रेन का यह युद्ध हमें एक बात जरूर सिखाता है कि आधुनिक युद्ध अब केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते हैं, वे अर्थव्यवस्था, तकनीक, साइबर स्पेस, ऊर्जा और कूटनीति के हर मोर्चे पर लड़े जाते हैं। और जितना लंबा यह संघर्ष चलेगा, उतनी ही बड़ी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। इसलिए उम्मीद यही है कि जानी चाहिए कि आने वाले समय में बातचीत का रास्ता खुले, क्योंकि युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना इतिहास की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्य आधारित और संतुलित लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।